वेलकम बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी का एक और नए पेपर के साथ में। तो आज अपन सैम्पल पेपर नंबर 2 सॉल्व करेंगे बच्चों। तो एक बार आप सब बच्चे इसको पेपर को अपने फ़ोन को 90 डिग्री पर एंगल पर मोड़िए और पेपर को देखिए पहले पेपर कैसा है। दैन उसके बाद में अपन इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आपके लिए एक पूरी सीरीज़ सैम्पल पेपर की लेके आ रहा हूँ, जिसमें आप रोज़ आपको एक सैम्पल पेपर में सॉल्व करवाऊँगा। तो आप पहले इसमें बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, और फिर इन क्वेश्चंस को अपन सेपरेटली एक्सप्लेन करेंगे और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर अपन पेपर देखें तो इसमें 3 सेक्शन आपके पेपर के अंदर होंगे, ए, बी और सी। ए के अंदर पूरा बायो का सेक्शन आएगा, जिसमें लगभग आपके 16 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, जिसमें MCQ, असर्शन रीजनिंग, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और ऐसे बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो ये क्वेश्चंस आप एक बार देख लीजिए और लाइक और कमेंट करते रहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपनी स्क्रीन पर, सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड्स अपॉन द इन्वायरमेंट इन। सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो इन्वायरमेंट में कौन से ऑर्गेनिजम्स है जिनमें इन्वायरमेंट पे डिपेंड होता है? रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस एंड फिशेस। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है बेसिकली वो कुछ एनिमल्स के अंदर जेनेटिक्स पे डिपेंड होता है, मतलब कि क्रोमोसोम्स पे डिपेंड होता है। जैसे ह्यूमंस में क्रोमोसोम्स पे होता है, बर्ड्स में क्रोमोसोम्स पे होता है, बट कुछ एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर इट डिपेंड्स अपॉन इन्वायरमेंटल फैक्टर, लाइक टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर पे अगर हम बात करें तो मोस्टली रेप्टाइल्स जो होते हैं उनके एग को इंक्यूबेशन पीरियड्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर उस टाइम पर टेम्परेचर हाई होता है तो मोस्ट प्रोबेबली फीमेल होने के चांसेस होते हैं, अदरवाइज मेल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर है रेप्टाइल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। द जीनोटाइप ऑफ द हाइट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज टी, कैपिटल T स्मॉल t। व्हाट कंक्लूजन मे बी ड्रॉन फ्रॉम दिस। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? फर्स्ट ऑप्शन है, देयर इज वन अलील फॉर हाइट विद 2 different form. There are at least 2 different alleles of gene for height. There are 2 different gene for height, each having the single allele. The allele of the height has at least 2 different gene. ठीक है, तो अलील क्या होता है? सबसे पहले अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन जो होती है उसको अपन अलील बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो बी है, बिकॉज हर एक कैरेक्टर के 2 फॉर्म्स होती है और इनको अलील बोला जाता है। जैसे कि मे बी जैसे हाइट के अंदर अगर हम बात करें तो कैपिटल T एंड स्मॉल t है ना। तो कैपिटल T इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस एंड स्मॉल t इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस। तो देयर आर एटलीस्ट 2 डिफरेंट अलील होते हैं हर एक जीन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ स्टार शेप ब्लैक पेपर वाज यूज्ड टू कवर अ लीफ इन अ डी-स्टार्च प्लांट एज शोन बिलो। द प्लांट वाज लेफ्ट इन सनलाइट फॉर 4 hours and then leaf was plucked. The black paper removed and tested for the presence of starch. The area which turned blue-black when iodine solution was added were. तो बच्चों, आयोडीन सॉल्यूशन किसके लिए यूज़ किया जाता है? स्टार्च को डिटेक्ट करने के लिए। और आयोडीन जो होता है वो स्टार्च की प्रेजेंस में कौन सा कलर देता है? ब्लू ब्लैक कलर देगा। तो इसका लीफ के ऊपर जो स्टार शेप बना हुआ है इसमें कौन सा एरिया ब्लू ब्लैक रहेगा वो बता रहे हैं आपको। तो जो ब्लू ब्लैक वाला एरिया रहेगा बच्चों वो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ रहेगा। ठीक है, क्यों रहेगा? क्योंकि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो एरिया है वो सनलाइट में एक्सपोज हो रहा था और बाकी जो सेकंड पार्ट है वो सनलाइट में एक्सपोज नहीं हो रहा था क्योंकि उसके ऊपर ब्लैक कलर की टेप लगा रखी थी। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग आर द स्क्रैच made by the some student. The sketch not illustrative of budding in yeast is. तो budding क्या होता है? budding is a type of asexual mode of reproduction जिसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या सेल जो होती है वो सोमैटिक पार्ट से ग्रो करती है और वो इंडिविजुअल की बॉडी के साथ में तब तक अटैच रहती है जब तक कि वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो जाती। राइट, तो ईस्ट के अंदर मल्टीपल बडिंग्स भी हो सकती है, सिंगल बडिंग भी हो सकती है। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा डायग्राम है जो बडिंग को शो नहीं कर पा रहा है, मतलब कि इनकरेक्ट है? तो वो है सी।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, यूज़ ऑफ हाई टेम्परेचर फॉर वेस्ट डिस्पोजल इज़ कॉल्ड। तो देखो वेस्ट डिस्पोजल के को हाई टेम्परेचर पर जब अपन डिस्पोज करते हैं तो उस मेथड को क्या बोला जाता है, तो उसको याद रखना है। यहाँ पर इंसिनरेशंस बोला जाता है बच्चों। ये अपने लिए एक नया वर्ड है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी अपन कोई पेपर सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता है, राइट। ये वर्ड शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। कंपोजिटिंग अपन ने पढ़ा है, इंसिनरेशन नहीं पढ़ा है, लैंड फिलिंग अपन ने पढ़ा हुआ है, रिसाइकलिंग हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वेस्ट डिस्पोजल यूजिंग हाई टेम्परेचर बाय बर्निंग इज कॉल्ड एज ए इंसिनेशंस। इट इज़ रिड्यूस टू वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट एंड डिस्ट्रॉय द हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। तो जो डिस्पोजल वेस्ट होती है, जो इसमें प्लास्टिक वगैरह होता है, हमने देखा होगा कि वो रोड बनाने में भी कई जगह पर यूज़ होता है ना। तो उसको क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पर डिस्पोज कर देते हैं ताकि उसका जो वॉल्यूम कम हो जाए और वो कम से कम जगह पर डिस्पोज हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। फर्स्ट, अ जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑफ द ब्रीड कैन बी रिमूव्ड। बी, न्यू वेराइटी कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय द सेल्फ पॉलिनेशन। ये तो बिल्कुल सही है। रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन लीड टू द लॉस ऑफ विग्रस एंड वाइटलिटी ऑफ द स्पीसीज। एंड थर्ड फोर्थ है, इट हेल्प टू प्रिजर्व द पेरेंटल कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर है बच्चों क्वेश्चन करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर ए, मतलब ए। क्यों करेक्ट है, क्योंकि जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है। सबसे पहले जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि वो पॉपुलेशन, वो वैरायटी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी और एक नई वैरायटी बनेगी। तो ऐसा तो नहीं होता है बच्चों। जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब कि जेनेटिक ड्रिफ्ट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। सो इस वजह से इसका जो आंसर रहेगा वो फर्स्ट रहेगा, बिकॉज बी होगा, न्यू वैरायटी बनेगी, रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन से लॉस ऑफ विग्रेसिटी कम होगी, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 अपन देखते हैं, स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम। कहाँ से ओरिजिनेट होती है स्पाइनल कॉर्ड। तो हाइंड ब्रेन का जो लास्ट पार्ट होता है, जैसे कि सेरेबेलम। हाइंड ब्रेन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, सेरेबेलम, पॉन्स वेरोलाई एंड मेडुला। तो मेडुला के बाद क्या स्टार्ट होती है बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड, राइट। तो लास्ट पार्ट जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट होती है उसको बोलते हैं मेडुला। सी, द स्पाइनल कॉर्ड इज अ कंटिन्यूएशंस ऑफ द मेडुला ऑब्लांगाटा एंड बिगिंस एट द फोरामेन मैग्नम ऑफ द स्कल। क्लियर। तो इसमें आपको याद रखना है जो लास्ट पार्ट जिसको हम ब्रेन स्टेम बोल देते हैं, ब्रेन स्टेम के बाद क्या ओरिजिनेट होती है, स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट होती है, जो कि होल लेंथ ऑफ द बैकबोन प्रेजेंट होती है, ठीक है। यस, तो ये चीज़ आपको रखना है। प्रोटेक्शन का स्पेशली ध्यान रखना है कि स्पाइनल कॉर्ड कैसे प्रोटेक्ट होती है, ब्रेन कैसे प्रोटेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। व्हेन पी प्लांट प्योर लाइन हैविंग द राउंड येलो सीड एंड क्रॉस्ड विद द प्योर लाइन हैविंग द रिंकल ग्रीन सीड, देन ऑल पी प्लांट्स ऑब्टेन इन F1 जनरेशन ऑल द रिंकल ग्रीन सीड्स। तो गलत है ये तो, बिकॉज F1 जनरेशन में तो सभी के सभी प्लांट क्या निकले थे, येलो राउंड निकले हैं, ठीक है। रीज़न क्या है, येलो एंड राउंड एंड येलो सीड्स आर डोमिनेंट टू रिंकल एंड ग्रीन सीड। ये तो सही है बात बिल्कुल, बट ऊपर वाला असर्शन जो है वो गलत है। तो यहाँ पर अपन को साफ पता चल रहा है कि भाई ये तो अपन ने एक्सपेरिमेंट किया भी हुआ है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में जब अपन ने एक्सपेरिमेंट किया था तो अपने येलो राउंड और ग्रीन रिंकल लिए थे। तो F1 जनरेशन में क्या आएंगे बच्चों, सारे के सारे डोमिनेंट आएंगे ना। डोमिनेंट क्या है यहाँ पर, येलो राउंड। क्लियर। तो यहाँ पर असर्शन और रीजनिंग में जो असर्शन है वो फॉल्स हो गया और रीज़न जो है उसका ये ट्रू है, क्योंकि जो येलो राउंड है वो डोमिनेंट है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, आवर बॉडी मेंटेन ब्लड शुगर लेवल। बिल्कुल सही है। कैसे मेंटेन करती है, द पेनक्रियास सिक्रेट द इंसुलिन विच हेल्प टू रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल। ये भी सही है, राइट। तो हमारी जो बॉडी है वो शुगर लेवल को मेंटेन करती है। और कैसे मेंटेन करती है, बिकॉज जो पेनक्रियाज होता है वो क्या सिक्रेट करता है, इंसुलिन विच रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो यहाँ पर असर्शन और रीज़न दोनों सही है और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, राइट। तो यहाँ पर आपको स्पेशल थोड़ा सा मतलब ध्यान से इसको पढ़ना है और उसके बाद इसको टिक करना है, राइट। तो अगर ये ऊपर वाला जो असर्शन है वो बिल्कुल इसका करेक्ट रीज़न है तो आपको दोनों को सही करना है ना। तो जैसे यहाँ पर बॉडी का दे रखा है कि बॉडी ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करती है और उसका करेक्ट रीज़न भी दे रखा है कि कैसे मेंटेन करती है, तो ये बिल्कुल
सही आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। Why does a kitchen garden called as artificial ecosystem while a forest is considered to be a natural ecosystem? तो भाई मैं एक एक करके दोनों का आंसर दे रहा हूँ, इसमें दो पार्ट है। पहले अपन इसका आंसर देख लेते हैं कि किचन गार्डन जो होता है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इसको क्यों बोला जाता है। तो जब हमने इकोसिस्टम पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि इकोसिस्टम दो तरीके के होते हैं, एक आर्टिफिशियल होता है और एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, है ना। अब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन बनाएगा, ये ह्यूमन मेड होता है। अ किचन गार्डन इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बिकॉज इट इज़ क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय द ह्यूमंस एंड प्लांट नीड रेगुलर केयर। इसमें केयर की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट है, मैन्यूरिंग की रिक्वायरमेंट है, प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है ना। और इट कैन नॉट बी सस्टेन इट सेल्फ विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। तो यहाँ पर जब तक ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगा तब तक ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। जबकि नेचुरल इकोसिस्टम जो होता है वो नेचुरल तरीके से ग्रो करता है, सेल्फ सस्टेनिंग होता है, और वहाँ पे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स मेंटेन द नेचुरल बैलेंस विदाउट ह्यूमन हेल्प, है ना। जैसे सपोज़ करो कि आपने किचन गार्डन घर पे लगाया है तो आपको रोज़ सफाई भी करनी पड़ेगी उसकी, क्योंकि वहाँ पर डिकम्पोजर्स नहीं है। आपको ट्विक्स को भी काटना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइल डिज़ाइनिंग एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम एट होम write any two things to be kept in mind to convert it into the self sustaining system, give reason to justify your answer। अगर आप घर पे कोई आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बना रहे हो और उसको अगर आप सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी, राइट। तो टू थिंग्स टू कीप इन माइंड वाइल द डिज़ाइनिंग अ सेल्फ सस्टेनिंग आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। पहला, इंक्लूडिंग प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। रीज़न, प्रोड्यूसर जो होते हैं दे प्रिपेयर द फूड, कंज्यूमर्स डिपेंड्स अपॉन प्लांट्स एंड डिकम्पोजर्स जो होते हैं रिसाइकिल द वेस्ट इनटू द न्यूट्रिएंट। दीज इंश्योर द न्यूट्रिएंट cycling and system stability and ensure the proper energy sources and nutrient recycling. Reason, continuous sunlight is needed for photosynthesis, decomposers return nutrients to the soil and reducing the external input. This help the ecosystem sustaining itself for a long time। तो जैसे कि क्रॉप्स के साथ में एनिमल हस्बेंड्री, तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल हो गया इसके लिए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज डैमेज टू द ओजोन लेयर अ कॉज ऑफ कंसर्न एंड व्हाट स्टेप्स आर बिगिंस टेकन टू लिमिट दिस डैमेज। और कंप्लीट द, यहाँ पर फॉलोइंग चार्ट दे रखा है, इसको कंप्लीट करना है। तो ये दोनों क्वेश्चंस अपन एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अपन मेरे को बताइए यहाँ पर कि वाई इज डैमेज टू ओजोन लेयर अ कॉज ऑफ कंसर्न। ठीक है, अगर हम ओजोन लेयर का जो है वो डैमेज हो जाती है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये क्वेश्चन अपन का बार बार रिपीट हुआ है और मैं वर्ड्स रिपीटिंग कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन 100% एग्ज़ाम के अंदर आएगा ओजोन लेयर का, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और ये आता ही आता है। चलो इसका आंसर देखते हैं अपन। देखिए, तो डैमेज तो ओजोन लेयर की वजह से क्या होगा, जो अल्ट्रा वायलेट रेज है उसका बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ेंगे। डिप्लेशन ऑफ ओजोन अलाउ मोर अल्ट्रा वायलेट रेज टू रीच अर्थ एंड विच कैन कॉज स्किन कैंसर, बर्न, सनबर्न, कैटरैक्ट एंड वीकेंड्स इम्यून सिस्टम इन ह्यूमन, डैमेज टू क्रॉप, फाइटोप्लैंक्टन्स एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम, डिस्टर्बेंस ऑफ फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, लॉस ऑफ बायोबिलिटी हो जाएगी। अब इसको रोकने का क्या स्टेप्स हैं, कैसे डैमेज को रोका जा सकता है। बैन एंड रिडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लेशन सस्टेन्स, जैसे ODS जो होते हैं उनको रोक लगाना चाहिए, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, हेलोजन्स हो गए, एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, है ना। तो इसके लिए क्या हुआ है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया इन 1987 में, इन इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू फेज आउट द प्रोडक्शन ऑफ यूज़ ऑफ ODS क्या है यहाँ पर, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव एंड रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एयरोसॉल्स, proper disposal and recycling of old appliances containing CFCs and public awareness program to reduce the use of harmful chemicals। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट को यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है। तो पहले देखो ऊपर दे रखा है आपको टेरेस्ट्रियल और टाइप, मतलब इकोसिस्टम के टाइप बताने, एक तो होता है टेरेस्ट्रियल और दूसरा होता है एक्वेटिक, राइट। कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक एंड
एबायोटिक। वेरी गुड। बायोटिक के कंपोनेंट्स क्या होते हैं बच्चों? बायोटिक में बहुत सारे कंपोनेंट हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। और एबायोटिक का कंपोनेंट क्या है? जैसे एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, है ना। डेफिनेशन क्या होता है इकोसिस्टम का? इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उसी को अपन इकोसिस्टम बोल देते हैं, राइट। तो इकोसिस्टम में बेसिकली आपको याद रखना है कि भाई इसके अंदर दो ही कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट, जो कि किसी ना किसी न्यूट्रिटिव मीडियम के साथ में ये आपस में कनेक्ट होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और जिससे इकोसिस्टम सस्टेन होता है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 अपन देखते हैं नेक्स्ट। मॉडिफाई द डायग्राम बिलो बाय चेंजिंग द रॉन्ग वर्ड्स। तो देखो यहाँ पर एक पोटेड प्लांट है। पोटेड प्लांट में शूट की तरफ लिखा हुआ है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। तो क्या ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होता है? शूट पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो करती है? नहीं करती है, राइट। नीचे लिखा हुआ नेगेटिव जियोट्रॉपिक, है ना। तो क्या रूट नेगेटिव जियोट्रॉपिक होती है? नहीं। तो शूट हमेशा होती है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, राइट, और रूट होती है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, राइट। तो यहाँ पर क्या करना है? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक को रूट की तरफ लिखना है, और नेगेटिव जियोट्रॉपिक को किसकी तरफ लिखना है? शूट की तरफ लिखना है ना। ये चेंज करना है, यहाँ पर अपनी तरफ से कोई भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि कई बच्चे यहाँ पर शूट को देख करके लिख सकते हैं कि भैया ये तो सर ये तो फोटोट्रॉपिक है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है। बट यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है? चेंजिंग द वर्ड्स, सिर्फ वर्ड्स को चेंज करना है। रूट की तरफ आपको लिखना है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, और शूट की तरफ लिखना है नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेगेटिव जियोट्रॉपिक डिफरेंस बिटवीन द बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, गिवन वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में क्या डिफरेंस होता है? दोनों का एक एक एग्जाम्पल दीजिए। तो जैसे अपन जानते हैं बाइनरी फिजन क्या होता है? वन पेरेंट सेल्स डिवाइडेड इनटू द टू डॉटर सेल्स। मल्टीपल फिजन क्या होता है? वन पेरेंटल सेल डिवाइड इनटू द मल्टीपल सेल्स। तो डिवीजन, बाइनरी फिजन जो होता है ये इमीडिएटली आफ्टर न्यूक्लियस डिवीजन होता है, पहले काइरोकाइनेसिस देन साइटोकाइनेसिस। बट मल्टीपल फिजन के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस डिवाइडेड रिपीटेडली फर्स्ट, देन साइटोप्लाज्मा एट द लास्ट, सबसे लास्ट में साइटोप्लाज्मा डिवाइड होता है। बाइनरी फिजन कॉमन इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर कॉमन होता है, जैसे अमीबा के अंदर। और मल्टीपल फिजन जो होता है इट अकर्स इन ऑर्गेनिज्म अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन, और उस कंडीशन में ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के चारों तरफ एक सिस्ट फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से वो मल्टीपली न्यूक्लियस डिवाइड करता है, राइट। जैसे एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है? याद रखना है आपको, प्लाज्मोडियम इज ए पैरासाइट जो क्या कॉज करता है? मलेरिया कॉज करता है ना। दोनों के एग्जाम्पल आपको जरूर याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A portion of de-starched leaf of a potted plant was covered with the black strip of paper and plant was exposed to sunlight for 6 hours and then tested for starch. What will be observation? तो observation क्या होगा भाई यहाँ पर? After performing the iodine test, only uncovered part of the leaf turned blue-black, showing the presence of starch. The portion of the leaf covered with the black strip or paper remaining brown or yellow indicate absence of starch. This shown that the starch is formed only in the part of leaf that receives the sunlight, providing that light is necessary for फोटोसिंथेसिस। तो भाई बहुत सिंपल है इसका आंसर, कि जो पार्ट सनलाइट में एक्सपोज ही नहीं हुआ है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो वहाँ पर स्टार्च नहीं बनेगा, और स्टार्च नहीं बनेगा तो वो आयोडीन का टेस्ट वहाँ पर नेगेटिव आएगा, और जहाँ पर स्टार्च बनेगा वहाँ पर पॉजिटिव आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। Nutrition is the process of taking food by the organism and utilization of food for energy. This is a vital process that helps living beings obtain their energy from the various sources. Nutrients are substances that provide nutrition. The mode of nutrition varies from one species to another. Plant do photosynthesis to prepare their own food. Animal depend on each other. ये ऐसे बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा इसको।
इसका आंसर है पहला एक नंबर के लिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? तो न्यूट्रिशन इज अ लाइफ प्रोसेस एक्टिविटीज in which organism intake the food and utilize the food for energy and maintenance purpose. Mention how organism like bread, mold and mushroom obtain their food. तो ब्रेड और मशरूम में फूड कैसे ऑब्टेन होता है? तो ब्रेड और मशरूम होती है हिट्रोट्रॉप्स, और मोड ऑफ फीडिंग होता है सेप्रोट्रॉफिक। तो सेप्रोट्रॉफिक में क्या होता है? सेप्रोट्रॉफिक डिपेंड्स अपॉन डेड और डीके ऑर्गेनिक मटेरियल पर डिपेंड होते हैं, एंड दे कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू सिंपल एंड soluble form and they absorb the soluble form from their body surface। ठीक है, तो इसी मोड ऑफ फीडिंग को अपन बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ फीडिंग, जो कि आपको किस में देखने को मिलेगी? ये मोल्ड एंड मशरूम में देखने को मिलेगी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं बच्चों? ऑटोट्रॉफिक दे डिपेंड्स अपॉन सनलाइट के ऊपर डिपेंड होते हैं। दे कैन मेक देयर ओन फूड, है ना, विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी या फिर केमिकल एनर्जी से अपना फूड ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ कॉमन फॉर कैक्टस, टिक एंड लीच। कैस्क्यूटा, टिक एंड लीच में कॉमन क्या है? तीनों के तीनों पैरासाइट होते हैं, एंड पैरासाइट्स आर डिपेंड्स अपॉन होस्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे कैस्क्यूटा इज ए पैरासाइटिक प्लांट एंड टिक एंड लीच आर द एनिमल पैरासाइट के अंदर आते हैं। और जितने भी पैरासाइट होते हैं उनके अंदर स्पेशल अडेप्टेशंस होते हैं फॉर न्यूट्रिशन फीडिंग के लिए। जैसे अगर हम बात करें कैस्क्यूटा, तो कैस्क्यूटा के अंदर हस्टोरियल रूट प्रेजेंट होती है, इसको हम पेनिट्रेटिंग रूट भी बोल देते हैं, जो कि स्टेम को पेनिट्रेट करती है और फूड को ऑब्टेन करती है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। मीता ऑब्जर्व दैट हर ग्रैंड मदर वाज preparing a family tree and inquiring why it was done. She explained that it was necessary to know our root as we have inherited many traits from our ancestor. She also mentioned that now everybody want to live in a nuclear family and joint families have disappeared. Read the given passage and answer the following question. Name the mammals with whom humans show maximum similarity in terms of evolutionary। तो हम सभी को पता है कि भैया जो ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ था वो चिंपांजी से हुआ था। कहाँ से हुआ था? चिंपांजी, क्योंकि मैक्सिमम जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते जुलते हैं वो चिंपांजी से मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मीता एंड हेजल कलर्ड आईज which match with her mother's eyes suggest a reason why his similarity in eye color between मीता एंड मदर। चलो इसका आंसर भी हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक हम पढ़ लेते हैं। व्हाट वैल्यू डू यू थिंक चिल्ड्रन वुड लर्न इन अ जॉइंट फैमिली। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट का आंसर होगा बच्चों आपका नेम द मैमल्स विद द ह्यूमंस शो मैक्सिमम सिमिलरिटी, तो इसमें आपको चिंपांजी मिलेगा। नेक्स्ट है रीज़न सिमिलरिटी इन आई कलर जो है वो हेरिटेबल होती है, ट्रेट कंट्रोल बाय द जीन। मीता एंड हेजल्स कलर आइज लाइक हर मदर की तरफ नज़र आती है बिकॉज शी हैज़ इनहेरिटेड द सेम अलील। तो उनके अंदर सेम अलील आए होते हैं जो मदर और फादर दोनों से आते हैं। The value of children learn in a joint family. The children in a joint family learn important social and moral values such as respected for elder, sharing and cooperations, family bondings, and unity, responsible towards other and culture and traditional values। ठीक है, तो इन सभी के लिए जॉइंट फैमिली में होना ज़रूरी है, क्योंकि जॉइंट फैमिली जो होती है वो बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है अपना। नेम द डिसऑर्डर विच पर्सन इज लाइकली टू सफ़र फ्रॉम द ड्यू टू फॉलोइंग ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो आप मुझे बताइए ग्रोथ हार्मोन के ओवर सिक्रेशन से क्या होगा। ग्रोथ हार्मोन जब ज़्यादा सिक्रेट होता है तो ग्रोथ ज़्यादा होगी, और ग्रोथ ज़्यादा होगी तो उस डिसीज़ को बोला जाता है जाइंटिज़म्स, है ना। मैंने इसमें दो डिजीज़ के नाम लिखाए थे, एक जाइंटिज़म था, एक था एक्रोमेगाले। और ग्रोथ हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है बच्चों? तो ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, राइट। तो पिट्यूटरी ग्लैंड अगर ओवर सिक्रेशन कर रही है ग्रोथ हार्मोन का तो क्या होगा? जाइंटिज़म्स। अगर कम सिक्रेशन होगा तो क्या होगा? ड्वार्फिज्म। देन डेफिशिएंसी ऑफ ईस्ट्रोजन इन फीमेल। ईस्ट्रोजन अगर कम सिक्रेट हो रहा है तो क्या होगा?
ईस्ट्रोजन कम सीक्रेट होगा तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी डेवलप नहीं हो पाएंगे। सेकेंड, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ रहेगी, ऑस्टियोपोरोसिस रहेगा, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी बेसिकली। तो और इसके अलावा अगर शुरुआत में नहीं है तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं हो पाएंगे। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, लेस सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन ऑल्सो नेम द ग्लैंड दैट सिक्रेट द ईच ऑफ द हार्मोन मेंशन अबव। तो यहाँ पर जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है वो थायरॉयडिज्म्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब कि गॉइटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर लेस सिक्रेशन होगा थायरॉक्सिन हार्मोन का तो गॉइटर होगा, और अगर ज़्यादा सिक्रेशन होगा तो मैंने आपको बताया था ज़्यादा सिक्रेशन होगा तो मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, और मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा तो क्या होगा बच्चों, इसमें होती है अपनी ग्रेव डिजीज़, है ना, ग्रेव डिजीज़ को आपको याद रखना है। और थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेट होता है थायराइड ग्लैंड से। ईस्ट्रोजन कहाँ से सिक्रेट होता है, ओवरी से। और इसी तरीके से टेस्टोस्टेरोन का भी आ सकता है, टेस्टोस्टेरोन कहाँ से सिक्रेट होता है, टेस्टिस से, राइट। चलो, हाउ इज़ द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज एंड रेगुलेटेड, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन डिपेंड्स अपॉन फीडबैक मैकेनिज्म पर डिपेंड करता है, राइट। मैंने आपको बताया था फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, एक पॉजिटिव फीडबैक होता है और एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पर डिपेंड करता है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल की हेल्प से समझ, आप यहाँ पर इंसुलिन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो आपको थोड़ा सा ईजी लगेगा। थायरॉक्सिन हार्मोन जैसे ही कम होता है तो हाइपोथैलेमस TRH रिलीज़ करता है जो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। पिट्यूटरी थायराइड ग्लैंड्स को सिक्रेट करती है, और थायराइड ग्लैंड्स जो होती है वो थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेट करती है। और नॉर्मल लेवल ऑफ TRR और RH नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। जैसे मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर इंक्रीज़ होता है, नेगेटिव फीडबैक अगेन ट्रिगर करता है TRH को और TSH को, जिससे क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन की क्वांटिटी कम होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये अपने पूरे 16 पेपर्स कंप्लीट हो चुके हैं। स्पेशली ध्यान रखिए, अभी सब बच्चों की छुट्टियां चल रही है तो आपको घर पे फ्री नहीं रहना है, आपको पेपर सॉल्व करते रहना है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपका परफेक्शन नहीं आएगा। आपको लिखना ज़रूरी है, तो इसलिए सॉल्व करते रहिए, और जहाँ तक हो सकेगा मैं कुछ आपके लिए अच्छा बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।